लिवर कैंसर हो गया, किडनी के कैंसर हो गए, लंग कैंसर हो गए, तो इस टाइप के कैंसर का इलाज होता है। कैंसर की जांच भी होती है, उनका इलाज होता है और बिना ऑपरेशन के पेशेंट ठीक भी हो सकता है कि हम वहाँ की ब्लड सप्लाई को बंद कर देंगे तो पेशेंट की ब्लीडिंग रुक जाएगी, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, या अगर किसी की जान जा रही है तो उसकी जान बच जाएगी। और इसमें कोई बहुत बड़ा आपको ऑपरेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं आशीष कोटेड़ा इटर्नल हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर मनीष राजपूत, जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, आज इनसे हम चर्चा करेंगे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में और जानकारी चाहेंगे कि इसमें क्या क्या सुविधाएं इनकी तरफ से उपलब्ध होती इस स्पेशलिटी के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर मनीष राजपूत सर का वेलकम करता हूँ और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर मनीष राजपूत, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं इटर्नल हॉस्पिटल। डॉक्टर मनीष राजपूत ने ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से की है। इनका 8 ईयर्स से ज़्यादा का अनुभव है, जिसमें इन्होंने ट्यूमर एम्बोलाइजेशन एंड एब्लेशन, वेरिकोज वेन्स एंड एंजियोप्लास्टीज के ऊपर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के अंदर काम किया है। तो आइए आज हम जानते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में। हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि अभी तक हम लोगों ने जो सुना है वो ये होता है कि रेडियोलॉजी के अंदर जब कभी भी हमें डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करता है इन्वेस्टिगेशंस वगैरह, तो उसके अंदर हम जैसे CT, MRI, एक्सरे और अपना USG वगैरह कराते हैं, तो उसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं वो नॉर्मली रेडियोलॉजिस्ट देते हैं। तो आप हमें बताएं सर कि रेडियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल, जब मैं उसके अंदर वर्ड ऐड कर देता हूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस? तो सबसे पहले तो आशीष जी, रेडियोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, जिसमें हम बीमारी की जांच करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड आपने कहा, एक्सरे कहा आपने, CT स्कैन है, MRI है, PET CT है, तो ये सब जांचें होती हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। जब इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी पार्ट आप ऐड कर देते हो, सो लाइक डायग्नोस्टिक के अलावा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसमें काफ़ी सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो पूरी दुनिया की सबसे एडवांस्ड और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम बिना किसी चीरफाड़ के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनका हम इलाज आसानी से कर सकते हैं। हाउस होल्ड डिजीजेस जो भी होती हैं उन सब का इलाज बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं बाद में आपको इनके बारे में जो है खुल करके बताऊंगा। पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम रेडियोलॉजी की जो तकनीक होती हैं, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, फ्लोरोस्कोपी, कैथ लैब, एक्सरे, इन्हीं की मदद से शरीर के अंदर हर चीज़ को देखते हुए उसका इलाज करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी चीरफाड़ या टाका नहीं होता है। सारा इलाज पूरी दुनिया में जितने भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे ट्रीटमेंट महज एक सुई के माध्यम से होते हैं, तो इसे हम पिन होल सर्जरीज भी कहते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सर। पिन होल सर्जरी के बारे में जैसे आप बोल रहे हैं, तो क्या लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कम है अभी, या किस तरीके से है सर, या अभी बिल्कुल रिसेंटली ये इनोवेट हुई है सर ये स्पेशलिटी? देखिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की शुरुआत 60s के दशक में हुआ था, जो कि जापान में हुआ था और अमेरिका में हुआ था। और इन दोनों ही देशों को इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का पायोनियर कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें इन्होंने लेकर के आई हैं। भारतवर्ष में भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की शुरुआत हुए वैसे 25 से 30 साल हो चुके हैं। हम जैसे देखते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की एंजियोप्लास्टी करते हैं, ऐसे ही हम पूरे शरीर में सर से लेकर के पैर की एंजियोप्लास्टी और इस तरीके के बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, उनको करते हैं। तो एक प्रकार से तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को पता है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का क्या स्कोप है, इसके बारे में लोगों को अभी जो है कम जानकारी है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को बताएं कि भाई आप किस तरीके से जल्दी से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना ICU एडमिशन के आप ठीक हो सकते हैं। ये जागरूकता लाना अभी ज़रूरी है समाज में। सर, तो जो पिन होल सर्जरी है, जैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें आप कौन कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं सर? ये आशीष जी, आपने काफ़ी बड़ा सवाल पूछा है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ट्रीटमेंट को हम मेनली जो है 5 शाखाओं में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे कहूँ तो कैंसर के लिए ऑन्को इंटरवेंशन, यानी कि जिस पर हम कैंसर का इलाज करते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर, जैसे लिवर कैंसर हो गया, किडनी के कैंसर हो गए, लंग कैंसर हो गए, है ना। तो इस टाइप के कैंसर का इलाज होता है, कैंसर की जांच भी होती है और उनका इलाज होता है, और बिना ऑपरेशन के पेशेंट ठीक भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट। पहले मैं पूरी 5 जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को बताऊंगा। पहला कैंसर के लिए जो इंटरवेंशन होता है, ऑन्को इंटरवेंशन। दूसरा न्यूरो इंटरवेंशन, यानी कि ब्रेन के लिए जो इंटरवेंशन होते हैं, जैसे ब्रेन की एंजियोप्लास्टी होती है, या ब्रेन में अगर किसी को स्ट्रोक आ जाए, जैसे हम लकवा भी बोलते हैं, तो पेशेंट अगर 6 घंटे में हमारे पास आ जाए तो हम पेशेंट को तकरीबन वैसा ही पूरा ठीक कर देते हैं, वो बिना किसी ऑपरेशन के। तो कैंसर के लिए हो गया। दूसरा न्यूरो इंटरवेंशन। तीसरा होता है बॉडी वैस्कुलर इंटरवेंशन। बॉडी वैस्कुलर इंटरवेंशन में हम मेनली गैस्ट्रो, यानी कि पेट के इंटरवेंशन, छाती के जो है होती बीमारियाँ, उनका इलाज करते हैं।
चौथा होता है पेरिफेरल इंटरवेंशन या पेरिफेरल वैस्कुलर, जिसमें हम पैरों की जो नसें होती हैं, वेन्स है, आर्टरी है, उनका इलाज करते हैं। और पांचवा होता है मेनली पेन इंटरवेंशन, जिसमें हम बॉडी के जितने भी पेन होते हैं, चाहे वो माइग्रेन का पेन हो, ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया जिसे सुसाइडल पेन कहा जाता है, वो पेन हो, दांतों का दर्द हो, कैंसर का दर्द हो, उन सब के इलाज होते हैं। तो मेनली इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अब जो है, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई कैंसर में किस स्टेज पर, तो मैं आपसे बोलूँगा कि जितना जल्दी कैंसर की डायग्नोसिस हो जाए उतना जल्दी इंसान को अपना ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट स्टेजेस हो जाती हैं, एडवांस स्टेज है या जिसे हम कह देते हैं स्टेज 3 या 4 डिजीज़ जो है, उसमें पैलिएटिव इंटेंशन ही रह जाता है। मतलब फिर कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता, केवल जो सिम्टोमेटिक सिम्टम को ठीक करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन शुरुआती स्टेज में, स्टेज 1 है, 2 है, उसमें काफ़ी कैंसर पूरे तरीके से ठीक कर दिए जाते हैं, वो भी डे केयर प्रोसीजर में ही। मतलब आपको उसके लिए हॉस्पिटल एडमिशन, आईसीयू की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो बताएं या पार्ट्स बताएं जिसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत ही अहम रोल है। सो इसमें भी क्या आप लोगों की स्पेशलाइजेशन होती है इस तरीके से, या मतलब किसी भी पोर्शन के लिए अपन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक एमबीबीएस के बाद सबसे पहले आपको रेडियोलॉजी की डिग्री एमडी है या फिर डीएनबी, वो आपको करना होता है। और उसके बाद फिर इंटरवेंशन के अलग अलग फेलोशिप्स होती हैं और डीएम कोर्स होते हैं, जो कि अपने आप में एक सुपर स्पेशलिटी है। तो जैसे आपने कहा, आप जानते भी कि मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो है बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने अपना इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का फेलोशिप किया है, जो कि हिंदुस्तान की एकमात्र HPNI या MCI द्वारा मान्य फेलोशिप है। सो इसमें सर अभी जैसे मैं थोड़ा बहुत देख भी रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये नई टर्म है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसको लोग नॉर्मली IR भी बोलते हैं शायद। जी बिल्कुल, IR। सो इसमें एक टर्म पढ़ रहा था मैं जिसको कि बोलते हैं एम्बोलाइजेशन। यस। सो थोड़ा सा एम्बोलाइजेशन के बारे में बताएंगे कि क्या है सर इसके अंदर? एम्बोलाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है और बहुत कमाल की चीज़ है एम्बोलाइजेशन। तो एक, अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में कहूँ तो किसी भी ऑर्गन यानी कि अंग या ट्यूमर, गांठ, वो कैंसर का ट्यूमर भी हो सकता है और बिना कैंसर के ट्यूमर भी हो सकते हैं। तो किसी भी अंग, ऑर्गन या ट्यूमर, गांठ की ब्लड सप्लाई को कम कर देना या बंद कर देना, उसको एम्बोलाइजेशन कहते हैं। ओके। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं? बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमको एम्बोलाइजेशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो ब्लीडिंग नाक से हो रही हो, मुंह से हो रही हो, खांसी में ब्लीडिंग हो रही हो, उल्टी में ब्लीडिंग हो रही हो, महिलाओं में प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही हो, जो कि माहवारी के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है वो है, या फिर हेमरॉइड, पाइल्स, बवासीर की ब्लीडिंग हो रही हो, या पेट में इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही हो, इन सभी ब्लीडिंग को एम्बोलाइजेशन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। यानी कि हम वहाँ की ब्लड सप्लाई को बंद कर देंगे तो पेशेंट की ब्लीडिंग रुक जाएगी, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर किसी की जान जा रही है तो उसकी जान बच जाएगी, और इसमें कोई बहुत बड़ा आपको ऑपरेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई अगर हम किसी अंग या ऑर्गन की ब्लड सप्लाई को कम या बंद करते हैं, उसके उदाहरण क्या क्या हैं? मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, महिलाओं में बच्चेदानी की गांठ यानी कि फाइब्रॉइड। जब भी बच्चेदानी की गांठ होती है तो महिलाओं को या तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, या फिर प्रेगनेंसी होती है तो अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, या इतनी ब्लीडिंग होती है कि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज हो जाती है। तो अगर हम यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या फाइब्रॉइड का एम्बोलाइजेशन कर दें, वहाँ की ब्लड सप्लाई को बंद कर दें, फाइब्रॉइड ठीक हो जाएंगे, सारे सिम्टम ठीक हो जाएंगे। दूसरा, मेल्स में 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो मेल्स होते हैं उनमें प्रोस्टेट की बीमारी होती है। सुना होगा आपने, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, BPH, बहुत ज़्यादा रहती है। यस। तो पहले तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में TURP था, जो यूरोलॉजिस्ट करते हैं, बट अब जो एडवांस ट्रीटमेंट है उसमें प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन ने रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर के आया है। ये इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को, मरीज को जो है लाइफ टाइम मेडिकेशन खाने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, स्पेशली जो दवाइयों से कॉम्प्लिकेशन होते हैं या फिर सेक्सुअल साइड इफेक्ट होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है, और मरीज महज 1 दिन में ठीक होकर के घर जा सकता है। तो फाइब्रॉइड के लिए हो गया, प्रोस्टेट के लिए हो गया। तीसरा, हेमरॉइड, बवासीर के लिए, जिसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, अगर हम उसमें एम्बोलाइजेशन कर दें, वहाँ की ब्लड सप्लाई को रोक दें, आपका बवासीर महज 1 घंटे में ठीक हो गया। तो ये इतने कमाल की चीज़ है। फिर कैंसर में एम्बोलाइजेशन, जैसे लिवर कैंसर है, किडनी कैंसर है, या थायराइड के कैंसर है, इनमें अगर हम एम्बोलाइजेशन कर दें तो ट्यूमर को या कैंसर को ब्लड नहीं मिलेगा और ट्यूमर ऑक्सीजन और खाने के अभाव में मर जाएगा। तो मतलब कहना चाहें कि अगर किसी आदमी को डर लगता है सर्जरी करवाने से, बिल्कुल, तो वो एक बार के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। बेशक। सही बात है सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने 5 ऑर्गन्स के हिसाब से बताया जी, वो एक आपने अभी बोला कि पेन रिलेटेड, जी, कई बार नोटिस किया गया सर कि जो
कई बार तो बच्चे भी होते हैं, कई बार बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग जिनको अपन बोलते हैं, या जैसे आज के जो युवा जो है जिम में जाना प्रेफर करते हैं, तो उनको यूँ लगता है कि ना मेरी नसें यूँ दिखनी चाहिए, या कईयों के अपन ने देखा है कि कईयों के पैरों के अंदर भी नीली रंग की नसें सी पड़ती हैं, तो वो क्या है सर ये? ओके, सो जिन नसों की आप बात कर रहे हैं, पैरों की नसें, उन्हें आम भाषा में वेरिकोज वेन्स कहा जाता है और साइंस में उसको क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी कहा जाता है। तो वेरिकोज वेन्स में देखिए ऐसा है, वेरिकोज वेन्स एबनॉर्मल वेन्स होती हैं जो कि मुख्यतः पैरों में ही पाई जाती हैं। ये हरे या नीले रंग की सूजी हुई घुमावदार नसें होती हैं और ये उन लोगों में होती हैं जिनमें वेन्स के अंदर के वॉल्व खराब हो जाते हैं। वेरिकोज वेन जो है एक काफ़ी आम समस्या, लगभग हर घर में वेरिकोज वेन्स के पेशेंट होते हैं और आम बीमारी होने के साथ साथ ये खतरनाक बीमारी भी है। जनरली लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं शुरुआत में, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है और ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट कम होता जाता है। अब वेरिकोज वेन्स जो है वो खतरनाक बीमारी क्यों है? शुरुआत में तो हम देखते हैं कि भाई लाल या नीले रंग की नसें आ गई, धीरे धीरे सूजन बढ़ती जाती है, फिर पैरों में टखने के आसपास की जो त्वचा होती है उसका रंग लाल, नीला, भूरा या काला पड़ने लगता है। तो ये शुरुआती लक्षण? हाँ, ये अकॉर्डिंग मतलब ये जो टखने के आसपास की स्किन का लाल, नीला या भूरा होना, ये थोड़ा सा एडवांस है और इसके बाद फिर आखिरी स्टेज ही बचती है जिसमें अल्सर या घाव बन जाते हैं। और ये वीनस अल्सर इतने बेकार होते हैं कि भाई ये बढ़ते जाएंगे, नीचे डीप अल्सर बन जाएगा, बोन आ जाएगी, हम कुछ ड्रेसिंग करवाते रहेंगे, ये ठीक नहीं होंगे, साथ में आसपास में जो है स्किन की बीमारी हो जाती है जिसे एक्जिमा बोलते हैं। तो जनरली हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन के डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट कराते हैं, पर ये कभी ठीक नहीं होगा क्योंकि ये वो बीमारी है ही नहीं, ये वीनस एक्जिमा है जो कि वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के बाद ही ठीक होगा। तो इसलिए वेरिकोज वेन एक खतरनाक बीमारी है। सो बेसिकली ये किस कारण से होती है सर? ओके, वेरिकोज वेन के मुख्यतः इस पूरी दुनिया में 5-6 मुख्य वजह होती है। पहला है लाइफ स्टाइल, यानी कि जो लोग लगातार लंबे टाइम खड़े रहते हैं उनमें, जैसे कि टीचर्स, लेक्चरर, प्रोफेसर, सर्जन जो घंटों सर्जरी करते रहते हैं, वेंडर्स हो गए जो कि सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, दुकानदार हैं, एडवोकेट, या सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है घरों में प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली फीमेल्स, जिनमें 70% महिलाओं को वेरिकोज वेन्स की बीमारी होती है क्योंकि वो लंबे टाइम तक खड़े होकर के किचन में काम करती रहती हैं। दूसरा, जिन लोगों की लंबी सिटिंग होती है, जैसे कि IT प्रोफेशनल 10-12 घंटे बैठे कंप्यूटर पर काम करते रहेंगे, या ट्रक ड्राइवर्स 10-12 घंटे वो ट्रक ड्राइव करते रहते हैं। इसके अलावा जो लोग गद्दी पर बैठते हैं, जो लोग लंबे टाइम तक पैर लटका करके बैठे रहते हैं, ये लोग। दूसरा मुख्य वजह है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारी अब चूँकि लाइफ स्टाइल पहले के ज़माने जैसी नहीं रही है तो हम लोग जनरली कम ज़मीन पर बैठना पसंद करते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी में जैसे जैसे बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नीचे से जो वेन्स आ रही है वो वेन दबती जाएंगी और वहाँ से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से वीनस हाइपरटेंशन हो जाएगा और वहाँ पर वेरिकोज वेन हो जाएंगी। तीसरा मुख्य कारण होता है ओबेसिटी। भारतीय पॉपुलेशन के लिए 90 किलो या उससे ऊपर का वजन जो है वो एक रिस्क फैक्टर है वेरिकोज वेन के लिए। चौथा मुख्य फैक्टर होता है हेरिडिटरी या जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी, एक पीढ़ी से आगे की पीढ़ी में वेरिकोज वेन के जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। और पांचवा मुख्य कारण जो होता है वो है हार्मोन, यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी वेरिकोज वेन हो जाते हैं। दूसरा, आपने अभी कहा था जिम जाने का आजकल क्रेज है, तो जो लोग बिना बेल्ट पहने या बिना सपोर्टर पहने जिम करते हैं और हैवी वेट उठाते हैं उनमें भी ये वॉल्व खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरों में गंदा या अशुद्ध ब्लड भरने लगता है और वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है। दूसरा, मैं एक चीज़ और बोलूँगा वेरिकोज वेन के बारे में। वेन्स जो होती हैं, वेन्स हमेशा अशुद्ध या इम्प्योर ब्लड, जिस खून में ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको कैरी करके पैरों से, हाथों से हार्ट तक लेकर के आती हैं ताकि वो हार्ट से लंग में जाकर के शुद्ध हो जाए और ऑक्सीजन आ जाए। तो जब इस प्रकार का अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पैरों की नसों में भरने लगता है तो वहाँ पर फिर लक्षण आने लगते हैं। लक्षण क्या हो सकते हैं? शाम के वक्त पैरों में दर्द, थकान, सूजन, झुंझुनी, नमनेस, है ना, जलन हो सकती है, ठीक है, और खुजली, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। सो जलन, खुजली जो आप बता रहे हैं, तो जिस पोर्शन पे अफेक्ट कर रहा है उसी पोर्शन पे होगा, या नॉर्मली जैसे कई बार कंप्लेन करते हैं लोग बाकी मेरे को पैरों के तलवे पे ना जलन सी मस्ती है, उस तरीके से? देखिए, वैसे तो पैरों का तलवे में जलन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर वेरिकोज वेन एक सबसे मुख्य कारण है। क्यों है कारण उसका? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग अपने पैरों के जो पंजे होते हैं उन पर ही खड़े होते हैं, तो मैक्सिमम बॉडी का प्रेशर जो है वो वहीं पर ही पड़ता है। तो यानी कि वेन्स में जितना भी ब्लड होगा वो मैक्सिमम प्रेशर वहीं पर ही अपना एक्सर्ट करता है, हील्स के आसपास स्पेशली। तो वहाँ पर लोगों को
जलन होना स्टार्ट हो जाता है। अब सर एक आपने बताया कि एक जो कारण है, मुख्य कारण जो है वो या तो लोगों का लंबी स्टैंडिंग लाइफ स्टाइल, यस लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग लंबी स्टैंडिंग हो या फिर उनकी लंबी सिटिंग हो। जी। सो आपके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड क्या होता है कि बीच में किसी को रेस्ट लेना चाहिए या किसी को अगर उसका सिटिंग वर्किंग उसमें है तो उसको खड़े होकर निकलना चाहिए? देखिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो इंसान की दिनचर्या में उसके खुद के लिए टाइम बेहद ज़रूरी है, जो कि आज ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं है। तो टाइम आपको आधा से 1 घंटा खुद को टाइम देना है, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जो भी आपसे जिस हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी आपसे हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो करना ही करना सबसे इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं प्रोफेशन की, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, तो ट्रैफिक पुलिस को पूरे दिन भर खड़ा रहना ही रहना है, ठीक है। ठीक है सर। तो जिन लोगों का स्टैंडिंग का जॉब होता है, तो बेहतर है कि वो लगातार एक ही जगह पर खड़े होकर के ना रहें, थोड़ा टहलते रहें, वॉक करते रहें। जिन लोगों का सिटिंग का जॉब है, वो या तो हर आधा से 1 घंटे में 10-5 कदम चल के आ जाए, या फिर पैरों के नीचे सामने एक स्टूल रख लें और आराम से पैर रख के बैठें, जिससे ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नहीं हो जाए और खून वापस आराम से लौट करके बॉडी में हार्ट की तरफ आ पाए। सो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया है कि अगर हम पुरानी लाइफ स्टाइल को भी अगर जी के अपना काम करते हैं सो हम इसको किसी हद तक रोक सकते हैं। वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है उसको हम किसी हद तक रोक सकते हैं, लेकिन हम अगर अपने वर्किंग कल्चर को ध्यान में रखते हुए लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज करेंगे तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। अब डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगा कि सर इसका ट्रीटमेंट मेडिकल है या सर्जिकल? देखिए, सबसे पहले तो हमें वेरिकोज वेन होने की मुख्य वजह समझनी होगी। वेरिकोज वेन जैसी एक और बीमारी होती है वेरिकोसील, है ना, जो कि मेल्स में ही होती है, जिसमें स्क्रोटम या अंडकोश जो होता है वहाँ की नसें फूल जाती हैं, सूज जाती हैं। दोनों एग्जैक्टली एक ही बीमारी है, एक ही पैथोलॉजी है। तो वेरिकोज वेन या वेरिकोसील होने की मुख्य वजह है कि इनके अंदर का वॉल्व का खराब हो जाना। वॉल्व ढीले हो जाएंगे तो ब्लड इनमें बढ़ने लगेगा वापस से। अब दुनिया में ऐसी कोई भी दवाई नहीं होती है जो इन वॉल्व को वापस से ठीक करते। जैसे कि हार्ट का वॉल्व खराब हो जाता है तो हम टाबी या कोई और इंटरवेंशन करवाते हैं, पर वेरिकोज वेन्स के जब वॉल्व खराब हो जाता है और इनमें ब्लड बढ़ने लगता है तो इनमें इतने हाई इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। सिंपली जो है लेज़र एब्लेशन, जिसे हम EVLAB कहते हैं, एंडो वीनस लेज़र एब्लेशन, जो इसका दुनिया भर में गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इसके अलावा कुछ और भी तरीके के एब्लेशन होते हैं, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन, या केमिकल एब्लेशन की बात करूं तो वीनासील नामक एब्लेशन ये। पर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी कि जिसका कॉम्प्लिकेशन सबसे कम है, रिस्क न के बराबर है, जिसमें रिकरेंस रेट वापस होने की संभावना न के बराबर है, वो लेज़र एब्लेशन है। इसके अलावा जो भी और भी है प्रोसीजर, पर उनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन किसी में ज़्यादा है, किसी में रिस्क ज़्यादा है, किसी में वापस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो लेज़र एब्लेशन है। सो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर किसी को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो उनको घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले आपके पास में आके उनसे डायग्नोस करवाएं और उसी के बेसिस पे अगर आप सजेस्ट करते हैं तो उनको लेज़र एब्लेशन करवा के कम से कम परेशानी के साथ में उनको जल्दी ट्रीटमेंट। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, कम से कम परेशानी, क्योंकि वेरिकोज वेन का जो लेज़र एब्लेशन होता है उसमें न तो किसी प्रकार का चीर फाड़ टाका होता है, ना ही आपको हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता होती है। डे केयर में ही ये प्रोसीजर आराम से किया जा सकता है और आपको कोई निशान भी नहीं दिखेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, वेरिकोज वेव तो आपका एक दिन में ठीक हो जाएगा, पर दोबारा से ना हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बहुत कंप्रोमाइज़ हो गई थी, एक निम्न स्तर पर आ गई थी, वो वापस से ना हो, उसके लिए आप अपने डॉक्टर की बात मानें, प्रॉपर फॉलोअप रखें, और जिस भी वजह से वो हुआ है, लाइफ स्टाइल है या किसी और वजह से, वो उसको चेंज करें। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स में जब वेरिकोज वेन्स का आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह जो उन्होंने आपको पोस्ट प्रोसीजर के बाद में जो बताई है उसको फॉलो करते रहे तो आपको रीअकरेंस होने के चांसेस कम है। बिल्कुल। दूसरा मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था सर कि क्या लाइफ स्टाइल के अलावा हमारे खान पान की वजह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पोस्ट प्रोसीजर के बाद में आप कुछ ऐसा रिकमेंडेशन करते हैं जिसमें कि प्रिकॉशंस उसको और भी ज़्यादा लेने चाहिए इन टर्म्स ऑफ द सिटिंग पोस्चर या ऐसा कुछ भी? देखिए, मैं हमेशा अपने मरीजों को गो नेचुरल की सलाह देता हूँ। जितना आप नेचुरल रहेंगे, प्रकृति या नेचर के करीब रहेंगे और प्रकृति या नेचर के नियमों को अपनाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं हमेशा फ्राइड फूड जो होता है, ऑयली फूड होता है, शुगर होती हैं, ये सब नेचुरल नहीं है ना, और हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए बनी भी नहीं है। तो मैं हमेशा अपने
जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे पेशेंट हैं, है ना, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि गो नेचुरल, आप नेचुरल डाइट लें, फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, सुपाच्य भोजन जो है, आप उसका सेवन करें आराम से। मार्केट में बहुत तरीके के ऑयल वगैरह आते हैं, उन सबको छोड़ करके या तो आप सरसों का तेल लें या फिर शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। एक चीज़ तो ये। दूसरा, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ये गलत बात है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल डेफिनेटली इनका भी रोल होता है, ये चीज़ें आप ना करें, बिकॉज इससे एंडोथीलियम भी डैमेज हो जाती है, यानी कि वेन्स के अंदर की जो लेयर होती है वो भी डैमेज हो जाती है, तो वो भी एक मुख्य कारण होता है। ठीक है। और उसके अलावा जो है, जैसा आपने कहा, पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जनरली एक तो क्या है, स्पेशली फीमेल्स में जो ये क्रॉस लेग बैठते हैं, ये बहुत हाई रिस्क फैक्टर है ना, वेरिकोज वेन्स के लिए भी और डीवीटी के लिए भी। या अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है या लंबी आपकी बस है, और आप कंटिन्यूसली ऐसे ही करके घुटने फोल्ड करके बैठे हुए हैं, ये भी एक हाई रिस्क फैक्टर है। तो ये अपने को थोड़ा सा चेंज करना है। आप लंबी फ्लाइट या लॉन्ग डिस्टेंस के जा रहे हैं, आप उठ करके खड़े हो जाएं, चलने लगे, ब्रेक ले लें, और पर इस पोस्चर को ठीक करें। या सिंपली आप ऐसे पैरों को हिला करके भी मसल कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन कर सकते हैं, जिससे वीनस ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड, वो वापस से मेन सर्कुलेशन में आ जाएगा। सो आपने तो बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को बताया है कि देखिए, आप जिस तरीके से अपना पोस्चर रखते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपकी नस दबने के चांसेस है एक लॉन्ग सिटिंग में या स्टैंडिंग के अंदर, तो आप अपने पैरों के मूवमेंट को करके अपनी नसों को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते बिल्कुल। हैं। अच्छा सर, एक अभी आपने बात बोला था कि वेरिकोज वेन्स प्रेगनेंसी के अंदर भी बड़ा वो है, मतलब रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमारे श्रोताओं के लिए बताएं सर। देखिए, थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, तो पर मैं ब्रीफ में इसको आपको बताना चाहूँगा कि जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें वेरिकोज वेन होने के चांसेस या डीवीटी के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो मेरा आपसे बहुत निवेदन है, सबसे पहली चीज़ हाइड्रेशन, यानी कि पानी बहुत अच्छा रखें। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। एक चीज़ तो ये। दूसरा, प्रेग्नेंट फीमेल को जब भी टाइम मिलता है दिन के वक्त, वो थोड़ा सा लेट जाएं और पैरों को दीवार के सहारे या बेड के सहारे थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहे हैं, यानी कि पैरों को बॉडी से ऊंचा करके लेट जाएं, चाहे भले वो 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो या 5 मिनट के लिए हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेग्नेंट लेडी को लेफ्ट साइड करवट लेकर के सोना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो आपको वेरिकोज वेन्स कम से कम होगा। प्रेगनेंसी में कोई भी वेरिकोज वेन से संबंधित कोई भी मेडिकेशन का सेवन नहीं करें, क्योंकि अभी तक लॉन्ग टर्म फॉलोअप नहीं है कि ऐसी ड्रग्स कहीं बच्चे के ऊपर तो असर नहीं डालती हैं। इसलिए अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स हो भी जाए, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट जो आपके डॉक्टर हैं उनसे, या फिर जो आपके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलकर के अपने पैरों के लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो होते हैं, एक खास प्रकार के मोजे होते हैं, वो आप ले लें। उससे आपको जो है काफ़ी आराम रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है, मैं मानता हूं कि आज के इस पॉडकास्ट को जो भी सुनेगा और जो देखेगा, उसको बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है कि जो खुद नहीं तो सोसाइटी में किसी को भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली वो सजेस्ट करेगा कि इस तरीके से हम इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के थ्रू एक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी बात मैं और बोलना चाहूँगा। आज जो है काफ़ी लोगों को, स्पेशली फीमेल्स को, थायराइड की गांठ होती है, ब्रेस्ट में गांठ होती है, बच्चेदानी की गांठ होती है। तो इन सभी गांठों का बिना किसी ऑपरेशन के, बिना जनरल एनेस्थीसिया के, बिना आईसीयू एडमिशन के, हम डे केयर में ही महज 1 या 2 घंटे में इन सारी गांठों को बिना चीर फाड़ के ठीक कर सकते हैं। और तकनीक का नाम विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए, माइक्रोवेव एब्लेशन। माइक्रोवेव एब्लेशन। यस, माइक्रोवेव एब्लेशन की मदद से हम थायराइड की गांठ को 1 घंटे में जला करके ठीक कर सकते हैं। ब्रेस्ट की गांठ को बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है, या बच्चेदानी की गांठ हो। क्योंकि इन सब की वजह से एक तो फीमेल की क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलरेडी काफ़ी पुअर होती है। कई बार उनको ब्रेस्ट या थायराइड की गांठ की वजह से, खास तौर से जब वो उभर के बाहर आ जाती है, तो थोड़ा सा कभी कभार शर्मिंदगी का सामना भी जो है करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरा निवेदन है, सर्जरी में थोड़ा स्कार मार्क भी आ जाता है जो कि लाइफ टाइम रहेगा जीवन पर। तो माइक्रोवेव एब्लेशन की मदद से बिना चीर फाड़ के, बिना किसी निशान के, बिना अपनी नेचुरल थायराइड को गवाए आप ठीक हो सकते हैं। ग्रेट। सो डॉक्टर साहब की तरफ से जो आज हमें जानकारी मिली है, उसमें यह है कि किसी भी सर्जरी के लिए अगर आपको किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है और अगर आप घबराते हैं, तो एक बार बनता है कि सेकंड ओपिनियन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू ले लेना चाहिए। क्योंकि इससे पता, आज जो हमें जानकारी मिली है उसमें पता है
कि हमारे को पेन कम होगा, ट्रीटमेंट थोड़ा रिकवरी जल्दी हो जाएगी और हम लॉन्ग टाइम उसको अपनी हेल्दी लाइफ को जी सकते बिल्कुल। हैं। ठीक है। सो सबसे पहली ज़रूरी बात जो है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारते हुए, अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करते हुए, थायराइड को रेगुलर चेकअप कराते हुए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सर ने हमारे को बॉडी के 5 पार्ट्स के बारे में बताया, जहाँ पे कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में के थ्रू हम अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, स्पेशली ब्रेन रिलेटेड, स्पेशली आपका जो पेट के रिलेशन में जितना कुछ भी आपको कहीं होता है, या पेन मैनेजमेंट की अगर अपन बात करते हैं, कैंसर सो कैंसर और कैंसर, मुख्यतः कैंसर के ट्रीटमेंट में आज की डेट में जो हमारी जो जिस तरीके से हमारा खान पान है, उसमें हर घर में नहीं तो मैं बोलूँगा हर तीसरे घर में कहीं ना कहीं कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम आ ही रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक शब्द कहा था, हाउस होल्ड डिजीजेस। तो मैं वो जो 5-6 बीमारियां हैं जो लगभग किसी ना किसी घर में हमारे आसपास में पड़ोस में मिल जाती हैं। सबसे मुख्य कॉमन है वेरिकोज वेन, दूसरा वेरिकोसील या डीवीटी, जिसमें पुरुषों में जो है स्क्रोटम में लेफ्ट साइड सूजी नसें दर्द वगैरह हो सकता है, इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंसी की समस्या हो सकती है, तीसरा थायराइड की गांठ, चौथा जो है बच्चेदानी की गांठ यानी कि फाइब्रॉइड की गांठ, और पांचवा जो है प्रोस्टेट की समस्या। जिस भी घर में 50 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के लोग हैं, 80% लोगों में प्रोस्टेट की समस्या होती है, जो कि बिना किसी ऑपरेशन के ठीक की जा सकती है। और आजकल इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज हमारी लाइफ स्टाइल इस तरीके की है, खान पान ऐसा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग इंक्लूड हो गया है। तो ऐसे पेशेंट को भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट हैं, उनके द्वारा ठीक किया जा सकता है। वेट सर, सो आप लोगों को अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है और अगर आप सर्जरी की बात सोचते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं कि क्या एक बार के लिए उनको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की तरफ कंसल्टेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, सभी डॉक्टर्स अपने पेशेंट के लिए अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं और उसके अंदर उनकी टीम के अंदर IR भी एक पार्ट है। सो थैंक्स टू यू डॉक्टर साहब, जो आपने आज इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा है और इसी तरीके के एपिसोड्स हम आगे आने वाले टाइम में भी लेके आते रहेंगे। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बी कनेक्टेड, बी स्टे विद अस एंड हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल।